हेलो गाइस, आज का वीडियो है वाई रिटेल इन्वेस्टर एक नॉर्मल आम आदमी को कमर्शियल रियल एस्टेट से क्यों दूर रहना चाहिए। साफ सीधी बात है कि जो कमर्शियल है जी हवाबाजी है, स्टोरियां हैं, इसमें आम आदमी का पैसा मोस्टली फंसता ही फंसता है। तो आप इससे दूर रहिए। ग्रॉसली ओवर सप्लाइड है, फेयर वैल्यूएशन नहीं है, हाईली ओवर प्राइस्ड है। गुड़गांव जैसे मार्केट में तो स्पेशली जितने जो कमर्शियल बनते हुए आ रहे हैं उतनी डिमांड है नहीं। आधे खाली पड़े हैं और आधे आगे खाली रहेंगे। इसमें आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन आपके जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके मतलब की वैल्यूएशन नहीं है, वो इससे दूर रह सकता है। भाई अगर आप 2 करोड़ 100 करोड़ की पार्टी हैं, आपका 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये आप खेला करने को तैयार हैं, आप कमर्शियल में घुस सकते हैं। आपका 2 करोड़ ज़ीरो भी हो गया तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपके पास बहुत पैसा है। बट जो नॉर्मल आम आदमी, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, उसका 2 करोड़ ही मतलब उसकी टोटल नेटवर्थ ही 2 करोड़ है। अब वो उसमें भी लोन लेके उसने बेचारे ने प्रॉपर्टी लेनी थी, उसमें तुम कमर्शियल में घुस जाओगे, अपना ड्यू डिलिजेंस करोगे नहीं, तो आप हाई हाई चांसेस हैं आप फंसोगे इसमें आगे जाके, और फंसना ही फंसना है। बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं अगर आप फंसे हुए हैं तो। इसमें नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का चांस ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ एक्सट्रीमली लो। इट इज़ लाइक FNO ऑफ शेयर मार्केट। FNO पता है आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। 1-2% लोग ही इसमें पैसा बनाते हैं और उन लोग 1-2% लोग को आगे करके 98% लोग को खींच लेते हैं। इसको सर्वाइवरशिप बायस भी बोलते हैं कि भाई 1-2% जो जिंदा बच गए उनको दिखाओ और बाकी 98 लोग खींचो। ऐसा ही हर जगह हो रहा है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो कि भाई IIT हो, UPSC हो, IAS हो, कुछ भी हो, सब में ऐसा ही हो रहा है। तो जो बाकी 98 मर गए वो तो आएंगे नहीं बोलने के लिए, अपना मुंह खोलने के लिए कि भाई हम तो फंस गए, हमारा ये हो गया, हमने गलत डिसीजन लिया, हम बेवकूफ़ थे। ये तो कोई बोलेगा नहीं आके। तो जो इसमें फंस जाता है कमर्शियल रियल एस्टेट में, वो चुप ही बैठता है, क्योंकि भाई वो आगे डिक्लेयर करेगा तो फैमिली कहेगी भाई तू तो बेवकूफ़ है। और इसमें 2 टाइप के पैसे लगते हैं, आपको पता है, एक तो वाइट का पैसा है और एक जो दूसरे कलर का पैसा होता है वो भी डलता है। तो आप गवर्नमेंट के पास भी कैसे जाओगे भाई कि हमें एग्जिट कराओ। गवर्नमेंट कहेगी भाई तू पहले तो मेरे को ये बता तू ये वाला पैसा लाया कहाँ से। तो इसमें जो आदमी फंसता है वो बेचारा चुप्पी साध के अपना चुप ही बैठा रहता है। बट हाँ, रोज़ रात को सोने से पहले ज़रूर सोचता है कि मैं गंदा फंसा, मैं जो है कुछ और कर सकता था। तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें घुसना है खतरों से, मतलब आप अगर खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप घुस सकते हैं, बट एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को इसमें मेरी सलाह ये है कि आपको नहीं घुसना चाहिए। जो HNIs हैं वो भी जो 100% जैसे लैंडस्केप है तो 10-15% HNI भी हैं इसमें। उन लोग के लिए ये ठीक चीज़ हो सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक अमाउंट है, उनके पास बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब आप इस लेवल पे गेम खेलते हैं तो आपके पास फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपके पास कंसल्टेंट्स भी फिर उस लेवल के आते हैं। अगर आप फंस भी जाते हैं तो आपको एग्जिट दिलवा देते हैं। बट नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना ना तो कैपेसिटी होती है और ना इतना टाइम होता है कि एक जगह वो अगर फंस जाए तो वहाँ से निकले, लीगल केसेस लड़े, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास भी। तो आप इससे दूर ही रहिए, चुपचाप अपना रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करिए। पहले 4-5 रेजिडेंशियल यूनिट अपने जोड़ लीजिए, फिर अगर आपको चुल है मतलब कमर्शियल में डालना है फिर बात करेंगे। अभी आप पहले अपने 4-5 कमर्शियल जो है अपने रेजिडेंशियल यूनिट जोड़ें, क्योंकि आपकी फैमिली का एंड यूज़ उससे आ जाएगा। आपका बच्चा वहाँ कमर्शियल में जाके सोएगा नहीं, बट कल को आपका बच्चा जब पास आउट होगा तो बड़े शहरों में जाके नौकरी करेगा, और वहाँ बड़े शहरों में उसको घर चाहिए रेंट पे रहने के लिए या कुछ करने के लिए। आपका बच्चा नहीं सोएगा तो मतलब तो किसी और का बच्चा सो जाएगा और आपको रेंट दे देगा। तो रेजिडेंशियल की डिमांड फिर भी रहेगी, बट कमर्शियल तो भाई बिल्कुल भूल जाओ, और स्पेशली गुड़गांव में तो बिल्कुल ही भूल जाओ। ग्रॉसली ओवर सप्लाइड है और ये आगे जाके आपको फंसाएगा। अब बात करते हैं भाई कि कमर्शियल का इतना आकर्षण है क्यों। आपने वो देखा है पाइट पाइपर, वो अपनी धुन बजाते हैं और पीछे चूहे फॉलो करते आते हैं, तो वैसा ही है। इसमें इतना ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक्स हैं और इतना ये ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि एक नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा ये मतलब एक अच्छी दुनिया लगती है और लगता है हाँ यार यहाँ पे पैसा जाके बनाएंगे, और वो जाके फंस जाता है। तो इसमें आपको जो मार्केटिंग है सोशल मीडिया पे की जाएगी, आपकी मार्केटिंग अखबारों में की जाएगी, यूट्यूब पे की जाएगी, 9% एश्योर्ड रेंटल रिटर्न आपको दिए जाएंगे। तो बहुत स्टोरीज़ हैं इसमें, आपको स्टोरी सुनाई जाएंगी, और इसमें आपको नहीं फंसना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर चुपचाप अपना भाई साफ़ सुथरा काम जो है अपना करके वाइट का पैसा डालो रेजिडेंशियल में, अंडर कंस्ट्रक्शन अपना प्रॉपर्टी लो। आगे बात करेंगे रेजिडेंशियल की, बट ये लैंडस्केप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बेचने वाले कौन हैं? देखिए, जो कमर्शियल जो बेचते हैं वो नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, नॉर्मल ब्रोकर के बस की बात नहीं होती कमर्शियल बेचना। इसमें आपके हाई लेवल लोग रहते हैं, हाई लेवल एजेंट्स रहते हैं, हाई लेवल कंपनीज रहती हैं, वही जो है कमर्शियल जो है बेचती हैं। और हाँ, एक ये बात है कि जो अच्छा कमर्शियल होता है ना वो बिल्डर कभी बेचता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल DLF साइबर हब हो गया या फिर एम्बियंस मॉल हो गया, ये लीज पे चढ़ा देते हैं, ये बेचते नहीं हैं। जो भी आपको, जो बिल्डर को पता होता है ये अच्छा कमर्शियल है, वो कभी नहीं बेचता। जो भी आपको कमर्शियल आपको बेचा जा रहा है वो असली में आपको चेपा जा रहा है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए।
अब इसमें बेचने वाले जो लोग हैं उनका जो इंसेंटिव है काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये भी एक बात है, ये आपको नहीं शायद पता होगी। बट इसमें जो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 रेजिडेंशियल फ्लैट्स बेच के जो आप ब्रोकरेज कमाते हैं, यहाँ पे आप एक कमर्शियल बेच देंगे तो आपकी वो ब्रोकरेज बन जाती है। तो इसलिए सब लोग कमर्शियल कमर्शियल की तरफ दौड़ रहे हैं, आपको कमर्शियल बेचने की कोशिश की जा रही है। बट आपको मतलब इस पे ध्यान देना है कि आपको इसमें नहीं जाना। आप जब कमर्शियल के लिए देखने जाएंगे तो आपको वो इंग्लिश बाबू मिलेंगे, इंग्लिश अपना सूट टाइप पहन के, यस सर ओके सर, एकदम सोफिस्टिकेशन से और इंग्लिश में आपको बात करके आपको ट्राई किया जाएगा कि बहुत अच्छी एक अरोमा होगा, इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे, परफ्यूम होगा, कॉफ़ी की स्मेल होगी। बट आपको इसमें नहीं फंसना है। आपको 4-5 प्लान भी दिखा देंगे, भाई ABCDE है, इसमें से आप बताओ कौन सा जो है वो बढ़िया है। तो अब ये भी एक साइकोलॉजी ट्रिक है, आपको वो 5 प्लान दे दिए, अब आप उन पाँचों के बारे में ही सोचोगे। अब आप उसके बाहर मतलब आपका दिमाग ही नहीं सोचेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये 5 प्लान में मेरे को मतलब कंस्ट्रेंट किया जा रहा है, और क्या पता इसके बाहर भी एक दुनिया है जो मतलब मेरे को देखनी चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो पाँचों के पाँचों प्लान ही बेकार होंगे। तो इसमें आपको अपना पैसा जो है वो नहीं लगाना है। बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं इसमें तो आप फिर अपना जा सकते हैं। इसमें मार्केटिंग सेट है, इसमें एक बार आप घुसेंगे तो आपको खींच ही लेंगे। अब इसमें ख़रीदार कौन है, जो मतलब आपको जब मैंने कहा कि इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो ख़रीदार हैं बेसिकली वो 3 टाइप के लोग हैं। जो इसको 85% लोग, जो मैं कहता हूँ कि अपनी 10-15% तो HNI हो गए, और बाकी जो बचे 85% लोग वो कौन है। इसमें से पहली टाइप जो है कैटेगरी वो है इनहेरिटेंस के पैसे वाले। भाई इनका खुद का मतलब कमाया हुआ पैसा नहीं है, खुद का पसीने का खून का इनने कमा के नहीं कमाया है, इसलिए इनको इन्वेस्ट करने से पहले ही 2-3 बार सोचते भी नहीं है, ड्यू डिलिजेंस भी नहीं करते और इनको डर भी नहीं लगता, ये घुसा देते हैं पैसा। ये होते हैं इनहेरिटेंस वाले मनी जो इनको आता है। भाई इनका खुद का कमाया हुआ नहीं है, ब्रदर्स के साथ सेटलमेंट हो गया, पिताजी ने जीते जी कोई प्रॉपर्टी दे दी, वो कैपिटल एप्रिसिएशन आपने उसको कर दिया बेच के, या फिर आपने अपना कोई प्लॉट लिया हुआ था आपने वो बेच दिया, या कोई खेत कबाड़े बिक गए आपके, तो उससे वो पैसा आ सकता है। तो ये होते हैं वो, ये हो गए फर्स्ट टाइप के लोग। दूसरे हैं जी ऐसे बच्चे जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनका पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, बट उनको 0% आइडिया है रियल एस्टेट के बारे में, और वो इसमें अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी जो घुसा देते हैं और उनको फंसा देते हैं। तो अपने हार्ड अर्न मनी अपने पेरेंट्स से नहीं खेलना है। अगर आपको किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है तो आप कंसल्टेंसी जो है ले सकते हैं, और आपको बेसिकली अपना अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लेना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत हाई है, तो आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इसमें घुसेगा तो फंसता ही है। जो थर्ड टाइप का बंदा जो है इसमें, वो आपका रहेगा जो अनफॉर्चुनेट इवेंट, जो मैंने आपको बोला कि अनफॉर्चुनेट इवेंट कभी हो जाता है किसी के लाइफ में, तो उससे जो पैसा आता है उनको वो पता नहीं होता है। एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी पिछले 2-3 कंसल्टेंसी में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आई हैं जो बोल रही हैं कि भाई उनके पास पैसा था जो उनके पास आया अनफॉर्चुनेट इवेंट से, और वो पैसा उनको पता नहीं था कहाँ लगाना है, और उनके सो कॉल एडवाइज़र्स कंसल्टेंट्स हायर लोगों ने उनका पैसा जो है कमर्शियल रियल एस्टेट में ठुकवा दिया। अपना तो 10% लेके ब्रोकरेज निकल गए, और अब ये लोग जो हैं फंसे हुए हैं, ना इनका रेंट आ रहा है और ना इनका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, और ना ही ये इनकी कमर्शियल रियल एस्टेट आज की डेट में बिक रही है। कोई ख़रीदार है ही नहीं लेने को, ये फंसे हुए हैं अपना कमर्शियल में पैसा डाल के। तो भाई अगर किसी का ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए रेडी होते हैं, गिद्ध की तरह बैठे होते हैं कि भाई इनका अभी इमोशनल अभी डाउन है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अभी है नहीं, और अभी दुख का माहौल है घर में जो भी है, और हम जो हैं फटाफट अभी टाइम है ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो मतलब किसी की मजबूरी का भी और किसी की लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ है उसका भी फ़ायदा उठाने को रेडी होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कमर्शियल रियल एस्टेट अच्छा है उन लोग के लिए जिनके पास पैसा है, होल्डिंग पावर है, और जिनके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो भाई स्कूल की फ़ीस दे दे के परेशान है, जो म्यूचुअल फंड खेल रहा है, SIP कर रहा है, पैसे जोड़ जोड़ के डाउन पेमेंट करके लोन बेचारा लेके जैसे तैसे आधे 1% के लिए बैंक से भी लड़ रहा है कि भाई कम कर, उसके लिए ये कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट है नहीं। लोग कहेंगे भाई 2002 में 2004 में हम लोग का रियल एस्टेट, ये कमर्शियल रियल एस्टेट हम लिया था, बहुत बढ़िया हो गया। तो ऐसे तो बिटकॉइन भी बहुत बढ़िया हो गया। तो क्या सबको बिटकॉइन लेना चाहिए? आपको अपने आप देखना है कि क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप मेरी भी मत सुनो, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, आप देखो अपने वहाँ जाके। आपको अगर एक लिटमस टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको लिटमस टेस्ट करना ही है अगर कि भाई कमर्शियल कैसा है, तो आप आपके फैमिली में, आपके जान पहचान में, सर्कल में, फ्रेंड रिलेटिव में कोई ऐसा बंदा होगा जिसने कमर्शियल रियल एस्टेट ली होगी। आप उसको बोलो भाई फॉर एग्जांपल तूने 2 साल पहले, 5 साल पहले 100 रुपये की ली थी, आज की डेट में तू 100 रुपये में बेच के दिखा दे। अगर वो बेच के दिखा पाता है तो आप मेरे को मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के आप
बता सकते हैं, या फिर मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, कंसल्टेंसी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें आपको खासकर से ध्यान रखना है। अब इसमें मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ कमर्शियल की होती हैं, 7-8 टाइप मतलब इसमें रहते हैं। तो मतलब हम उन 7-8 टाइप की एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक तो रहते हैं जी आपके एसटीओ प्लॉट, शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स, एक ये टाइप हो गया। एक होता है पुराने मॉलों में जो दुकानें आपकी बिक रही हैं वो। एक होता है वर्चुअल ऑफिस स्पेस, फिर नॉर्मल ऑफिस स्पेसेस होती हैं, फिर आपके वेयर हाउसेज होते हैं, फिर आपके ये होते हैं कि भाई सोसाइटी में शॉप्स, उसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक प्रीमियम सोसाइटी में शॉप्स होती हैं आउटसाइड फेसिंग, इनसाइड फेसिंग, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉप होगी इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग। तो ये 6-7 टाइप के आपके कमर्शियल रियल एस्टेट हैं। इन सब में अलग अलग स्टोरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब का एक एक पकड़ के अलग अलग वीडियो बनाऊं कि ये सातों में से भी आपको क्यों कुछ नहीं लेना चाहिए, तो मैं अलग से इसको पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके बता दूंगा। बट प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इस बारे में बता देना, वरना मैं वीडियो फिर इसमें नहीं फिर आगे बनाऊँगा। ये काफ़ी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हो गया है। तो इसमें आपको स्टोरी सुनाई जाती हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। इन सब में सेम ही स्टोरीज हैं। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए आप कमर्शियल में डालें, क्योंकि भाई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है उसमें तो आपको 4-5% ही मिलेगा, 6% ही मिलेगा, बट कमर्शियल में तो आपको एश्योर्ड रेंटल जो आपको 9% मिलेगा। ये आपकी एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी है आपकी प्री लीजिंग वाली कि भाई ऑलरेडी 2 साल के लिए प्री लीज्ड है, आप 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे हमसे सामान लें, और उसके बाद एंड में 2 साल के बाद आपको कुछ रिटर्न मिलेगा 12% पे, 11% पे, 10% पे, 9% पे, जितने भी परसेंट पे, और आपको इन दी एंड आप लगा लीजिए कि 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपकी वो एक नेट कॉस्ट आपकी बैठ जाती है। आपको ये देखना है कि सबसे पहली बात तो आपका पैसा आपसे लेके आप ही को वापस चेपा जा रहा है। एक सेंस ऑफ वो हो रही है कि भाई हाँ चलो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पैसा आना शुरू हो गया डे 1 से, जबकि ऐसा नहीं है। वो आप ही का पैसा जो आपको वापस दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि आपका जो कमर्शियल है, आपको वो देखना है कि कमर्शियल भाई आ कितना रहा है और रिक्वायरमेंट कितनी है कमर्शियल की। आ ही जा रहा है बट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ग्रॉस ओवर सप्लाई हो जाएगी और रेट बढ़ेंगे ही नहीं कभी। और जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो कोई ख़रीदार भी नहीं होगा और आप फंसे रह जाओगे। आपने 100 का लिया, वो 80 पे भी नहीं बिक रहा, तो इन दी एंड आपके लिए एक बहुत ही बेकार सौदा हो सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप इस स्पेस में घुसना चाह रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप ड्यू डिलिजेंस करें या ना करें, इसमें घुसें ही ना, ड्यू डिलिजेंस करके भी ना घुसें। ये ऐसी स्पेस है रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सही नहीं है, ग्रॉसली ओवर सप्लाइड है, और टू रिस्की स्पेस है टू ऑपरेट इन फॉर एन आम आदमी। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं कुछ, अगर आप चाहते हैं पूछना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल कमेंट सेक्शन में कोई आपको स्पेशल वीडियो चाहिए कमर्शियल के ऊपर, तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। मैं वो भी ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं डाल दूँ। थैंक यू वेरी मच।